हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पर आप मुझे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं। आज की जो स्टोरी है वो शायद से आपने पहले सुनी होगी। ये स्टोरी मैंने ही बताई थी, मेरे पापा की फ्रेंड की है। शायद से हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों ने ये स्टोरी पहले सुनी हो, बट दिस इज अ मोर फ्लैश्ड आउट वर्जन ऑफ दैट स्टोरी, क्योंकि पिछले बार जब मैंने सुनाई थी तो उसमें मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं गया था। और ये स्टोरी हमें आती है पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। हम सभी के गांव में या फिर हम सभी के घरों में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो हमें बचपन से सुनाई जाती हैं। हर साल या फिर जब भी छुट्टियों में तुम लोग अपने गांव या घर वापस जाते होंगे तो तुम्हारे वहाँ जो बुजुर्ग होते होंगे, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी, वो तुम्हें ऐसी कहानियां सुनाते होंगे जो उनके साथ हुई हों, क्योंकि कहानियां किसे नहीं पसंद, स्पेशली जब कहानियां भूतों की हो तो। और हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है जो मेरे पापा के फ्रेंड ने मेरे पापा को बताई थी और फिर मेरे पापा ने मुझे बताई थी। ये कहानी है उत्तराखंड में गढ़वाल के पौड़ी गांव की, जो अपने मंदिरों के लिए बहुत जाना जाता है। उस गांव के हर परिवार के एक कुल देवता या देवी होते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर अपने कुल देवता की पूरी श्रद्धा के साथ सेवा की जाए तो कुल देवता उस परिवार के सभी लोगों की हर बुरी चीजों से सुरक्षा करते हैं। ऐसा ही एक डिवोटेड परिवार उस गांव में रहता था। वो बहुत ही खुशहाल और सिंपल सा परिवार था। उनके घर में थे माता, पिता और उनके 2 बच्चे। पिता एक फार्मर थे और रोज बड़ी मेहनत से खेतों में काम करा करते थे और माँ घर में सब काम अच्छे से करती थी। और वो लोग अपने कुल देवता के हर रोज पूजा करने के लिए मंदिर जाया करते थे। देखते ही देखते उनके दोनों बच्चे बड़े हो गए। उन्होंने शादी कर ली और अपना अपना घर बसा लिया। घर का छोटा बेटा गगन फौज में भर्ती हो गया और अपने परिवार के साथ दिल्ली चले गया। बड़ा बेटा सुशील, वो भी अपने परिवार के साथ बड़े शहर में शिफ्ट हो गया था। ये बात 2000 के पहले की है, जिस टाइम गांव के लोगों ने जस्ट माइग्रेट करना शुरू किया था, इन बिग सिटीज काम के सिलसिले में। तो इनका जो छोटा बेटा था, उनका परिवार दिल्ली में सेटल हो चुका था एंड उसका परिवार भी बहुत ही ज्यादा सिंपल था। उसकी एक बीवी थी जिसका नाम मधु था। उसकी 2 बेटियां थी जो कि स्कूल जाती थी, मस्ती मारती थी, जस्ट यूजुअल मिडिल क्लास हाउस स्टफ। गगन का ज्यादातर टाइम फौज में ही बीत जाता था, इसलिए उसकी बीवी बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वो ध्यान देती कि उनकी पढ़ाई ढंग से हो, उनका होमवर्क पूरा हो और स्कूल से कोई शिकायत ना आए। मधु के ज्यादा कुछ शौक नहीं थे, लेकिन हाँ, उसे पायल पहनने का बड़ा शौक था। साल में गगन को मुश्किल से 2-3 महीनों की छुट्टी मिलती थी कुल। यू गाइस नो हाउ द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज। उनको अपने देश की रक्षा करने के लिए कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, बट दे मेक इट वर्क। इस परिवार के भी दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन अचानक गांव से उनको फोन आता है। उनके पिताजी यानी उन बच्चियों के दादाजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और इसलिए उसकी माँ ने उसे गांव में बुलाया था ताकि वो आखिरी बार अपने पिताजी से मिल सके, इन केस अगर उन्हें कुछ हो जाए तो। अपनी माँ की बात मानते हुए गगन ने छुट्टी ली और अपने परिवार के साथ गांव विच वॉज पौड़ी, वो वहां चले गया। उसका बड़ा भाई सुशील भी अपने परिवार के साथ आ गया। वो कुछ समय गांव में रहे, अपने पिताजी की देखभाल करी, उन्होंने अपनी माँ की मदद करी और जैसे ही उनकी पिताजी की तबीयत कुछ ठीक हो रही थी, वो अपने अपने परिवार के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि तुम्हें दिल्ली क्यों जाना है? अगर सभी लोग दिल्ली चले जाएंगे तो अपने गांव में कौन रहेगा? गांव वासियों के बिना, गांव वालों के बिना ये गांव एकदम सूना सूना हो जाता है। ऐसा क्या है दिल्ली में? गांव में हमारे पास हर एक चीज है। क्या तुम्हें किसी चीज की कमी हुई थी? अपने लोग हैं, अपनी खेती है, अपनी गाय भैंस है और ताजा हवा पानी भी है। गगन को लगा कि पिताजी की बात तो सही है और उसने उनकी बात मानकर गांव में ही रहने का फैसला लिया। पर उसका बड़ा भाई सुशील अपने परिवार के साथ शहर चले गया। तो अब गगन का परिवार गांव में रहता था और वो फौज में नौकरी करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए गांव से बाहर जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ महीने बाद गगन के पिताजी की मौत हो गई और उनका पूरा परिवार दुख हो गया था। वो लोग जैसे तैसे करके मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे।
उनका पूरा दिन खेती करने में और जानवरों की देखभाल करने में चले जाता था। घर की दोनों बेटियां ही गांव के एक स्कूल में थी। वो वहां पढ़ने जाती और शाम को गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती। गगन भी अपनी ड्यूटी पर जाता और साल में कुछ महीनों के लिए वो वापस गांव आ जाता अपने परिवार के पास। और धीरे धीरे वो लोग दिल्ली की लाइफस्टाइल से हटके एक्चुअली यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। कुछ सालों बाद मधु प्रेग्नेंट हो गई दोबारा और घर में खुशियां वापस आ चुकी थी। उस समय गगन फौज में ड्यूटी पर था, तो ये खबर सुनते ही वो अपने घर वापस आ गया था, अपनी बीवी की मदद करने के लिए और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए। गगन की माँ बहुत ही ज्यादा खुश थी और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में भी कि ये लोग कुल देवता कुल देवियों में बहुत ज्यादा माना करते थे। तो गगन की माँ हमेशा अपनी कुल देवी की पूजा करती थी। तो इन लोगों के वापस आने के बाद अब हर रोज हर सुबह वो अपनी बहू के साथ मधु के साथ रोज अपनी कुल देवी की पूजा करने जाती थी। इट वॉज ड्यू टू हर नेचर, उनका जो रूटीन था उसकी वजह से भी, पर वो ज्यादातर कुल देवी की पूजा इसलिए करती थी ताकि उनका परिवार खुश रहे, उनमें सुख शांति हो पूरे परिवार में। शी मेड श्योर कि हर रोज वो लोग मंदिर पक्का जाएं, चाहे बारिश हो या फिर सर्दी। इसी तरह एक दिन बारिश हो रही थी और वो अपनी बहू के साथ सुबह सुबह मंदिर के लिए घर से निकल गई। क्योंकि उस दिन गगन घर से बाहर गया था कुछ काम करने के लिए, तो उन्होंने दोनों बेटियों से कहा कि घर का ध्यान रखना और यहाँ से कहीं बाहर मत जाना। अब तुम्हें पता ही होगा कि मोस्टली गांव की सड़कें कच्ची होती हैं और स्पेशली उन गांव की जो पहाड़ों से सराउंडेड होते हैं। तो वहां जब बारिश होती है रास्ते फिसलन भरे और कीचड़ भरे से हो जाते हैं और ये एकदम आम सी बात है। ऐसे ही उस दिन सुबह क्योंकि बारिश हो रही थी तो रास्ता कच्चा होने की वजह से वहां फिसलन थी। मधु और उसकी सास मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक मधु की सास का पैर फिसला और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मधु का हाथ पकड़ा, जिसकी वजह से दोनों स्लिप हो गए और इसी वजह से इन दोनों की मौत हो गई। एक्चुअली दोनों की नहीं, तीनों की, गगन की माँ, मधु और मधु के पेट में पल रहे बच्चे की भी। गगन दोपहर में घर वापस आया अपना काम खत्म करके, लेकिन मधु और गगन की माँ अभी तक नहीं आए थे। इसीलिए गगन गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी बीवी और माँ को ढूंढने चला गया। अब क्योंकि उसे ये चीज़ पता थी कि मेरी माँ और मेरी बीवी रोज सुबह मंदिर जाते हैं, तो वो उस रास्ते पे चले गया उन दोनों को ढूंढने के लिए। और थोड़ा आगे जाते ही उसने ये देखा कि उन दोनों की लाश पहाड़ से नीचे गिरी हुई थी। लाश को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि फिसलने की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन एक बात स्ट्रेंज थी जो सिर्फ गगन ने ही नहीं बल्कि सारे गांव वालों ने नोटिस की, और वो ये थी कि गगन की बीवी उसकी चेस्ट की राइट साइड पर कुछ चोट के निशान थे जिससे खून निकल रहा था। पर क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था तो गांव वालों ने सोचा कि शायद किसी जानवर ने इनकी लाश देखी होगी और गगन की बीवी को नोच लिया होगा। पहाड़ी इलाकों में स्पेशली पौड़ी में सियार बहुत होते हैं और वो लोग पड़े हुए मीट मांस को खाने लगते हैं। सो दिस वॉज कॉमन फॉर देम। पर अपनी बीवी और माँ की लाश देखकर गगन पूरी तरह से टूट गया था। उसने ना ही बस अपनी माँ और बीवी खोई थी बल्कि उसने अपने अनबॉर्न चाइल्ड को भी खो दिया था। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और उसकी बेटियां भी अपनी माँ और दादी को इस हालत में देखकर रोए जा रही थी। जैसे तैसे गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार करा और पूरे रिचुअल्स के साथ उन्होंने दोनों को श्रद्धांजलि दी। अब फैमिली में सिर्फ 3 लोग बचे थे। गगन, उसकी पहली बेटी बड़ी बेटी जो कि 11 साल की थी और उसकी दूसरी छोटी बेटी जो कि 10 साल की थी। और अब जाहिर सी बात है क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था जो इन बच्चों का देखभाल कर सके, तो गगन ने अपने आर्मी की जॉब क्विट कर दी। उसने ये फैसला इसीलिए लिया था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चों को बिना माँ बाप के नहीं छोड़ना चाहता था, स्पेशली अभी। लेकिन कुछ दिनों बाद गगन का मूड एकदम से चेंज हो गया। उसे अपनी जिंदगी यूजलेस सी लगने लगी थी। उसने कुछ दिन पहले ही माँ और बीवी और बच्चे को खोया था और अब फौज से भी इस्तीफा दे दिया था उसने। उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था।
हाँ, उसके पास उसके पिताजी का मिला हुआ खेत तो था, लेकिन उसे कुछ काम करने का मन नहीं था। उसे अपनी जिंदगी में होप नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से अब उसे अपनी 2 बेटियों से भी चिढ़ होने लगी थी। कुछ टाइम बीता, उसकी बेटियां बड़ी हो गई थी, तो अब वो भी घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी। वो घर का काम तो करती ही थी, लेकिन वो अपने पिताजी का खेत में भी हाथ बटाती थी। अब ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। एक दिन जब दोनों बेटियां खेत से घर आ रही थी, तब बड़ी वाली बेटी को कुछ ऐसा फील हुआ एज इफ उसकी पूरी बॉडी पर किसी ने कुछ बहुत भारी भरकम वजन रख दिया हो। उसने इस चीज को नजरअंदाज करा, ये सोचकर कि शायद उसे थकान महसूस हो रही है। लेकिन उस दिन के बाद से उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगे। शुरुआत हुई उसकी बॉडीली चेंजेस से। उसके शरीर पर बड़े जिद्स फॉर्म होने लगे थे, जो यूजुअली एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से होते हैं। जब गगन ने ये चीज नोटिस करी तो उसे लगा कि उसकी बेटी शराब पीने लग गई है, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गया। वैसे भी उसका रिलेशन अपनी बेटियों के साथ खराब हो चुका था, लेकिन ये चीज देखकर गगन का गुस्सा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था और वो अपनी बेटी को अब मारने लगा था। बॉडीली चेंजेस तो हो ही रहे थे उसकी बड़ी बेटी पर अब रात को वो रैंडम टाइम्स पर उठकर चिल्लाने लगती। कभी वो कुछ फुसफुसाती तो कभी वो बस दीवार की तरफ देखती रहती। दोनों बच्चियां रात को एक साथ ही सोती थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि छोटी बहन ये सब कुछ देखकर डर गई थी, लेकिन वो उससे भी ज्यादा अपने डैड से डरती थी, जिसकी वजह से उसने अपने पिता को ये सब कुछ बताना सही नहीं समझा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, बड़ी बेटी की हरकतें और ज्यादा चेंज हो रही थी और एक दिन गगन ने अपनी बड़ी बेटी के चेस्ट के राइट साइड पर वैसा ही निशान देखा जैसा उसकी बीवी की लाश पर देखा था। ये देखकर वो डर गया और वो फटाफट अपनी बेटी को मंदिर लेकर गया ताकि पुजारी उसकी पूजा कर सके और अगर उसकी बेटी पर कोई साया था तो वो उसे हटा सके। पंडित ने बच्ची की हालत देखते ही पूजा स्टार्ट कर दी। जैसे ही पंडित ने पूजा स्टार्ट की और बच्ची की आंख में देखा तो वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने गगन की तरफ देखा। पंडित ने सिर्फ एक शब्द कहा, मसान। अब जिन्हें पता नहीं है ये चीज कि मसान एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली पौड़ी या फिर गढ़वाल में जो भूत होते हैं, ऐसे टाइप के भूत जो कि इंसान पे चिपक जाते हैं, उन्हें मसान बोलते हैं। मसान बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। वो ऐसे ही बिना वजह किसी की बॉडी को पोजेस नहीं करते हैं। कोई ना कोई मकसद, कोई पर्पस होता है उनका, और उन्होंने अगर एक बार किसी की बॉडी को पोजेस कर लिया तो वो आसानी से शरीर को नहीं छोड़ते। ऐसा कहा जाता है कि मसान जिसकी बॉडी को वश में करते हैं उसके एक स्टेन में ही इतना खौफ होता है कि लोग डर के मारे बीमार पड़ जाते हैं। This might sound unrealistic or unnatural, but trust me guys, I have seen this thing first hand. हमारे गांव में काफ़ी सारी मसान की पूजा मैंने देखी है, and the look in their eyes, it always scared me. अब ये जो पुजारी थे वो वहां से भागते हुए चले गए और गगन अपनी बेटियों को लेकर घर वापस आ गया। बड़ी बेटी की हालत बद से बदतर होते जा रही थी। वो अपने आप को खरोंचे मारती, कभी चिल्लाती तो कभी अजीब अजीब सी बातें करती। वो बार बार किचन की तरफ देखती रहती और किचन के डोर स्टेप पे अपना सर मारती रहती। और क्योंकि ये सब कुछ गांव में हो रहा था तो ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और गांव वाले गगन के घर के पास जमा हो गए थे, सब तमाशा देखने के लिए। फिर भी उनके मन में डर तो था ही, तो उन्होंने डर के मारे गगन से कहा कि तुम ये गांव छोड़ के चले जाओ। हम नहीं चाहते कि तुम और तुम्हारी बेटियों की वजह से हमारे परिवार पे कोई नुकसान हो। शायद कुल देवता तुमसे प्रसन्न नहीं है, शायद तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई थी। ऐसी हालत में गगन कहीं जा भी नहीं सकता था, वो भी अपनी दोनों बेटियों को लेकर
वो जाता भी कहाँ। उसका जो भी घर था, उसका जो भी काम था, वो सब कुछ तो चले गया था। अब बस उसके पास बचा था उसकी बेटियां और उसका गांव। उसे पूरा यकीन था कि उसके कुल देवता उसकी बेटी की रक्षा करेंगे। तो उसने गांव वालों से 1 हफ्ते का टाइम मांगा। अगर 1 हफ्ते में उसकी बेटी ठीक नहीं हुई तो वो खुद वहां से चला जाएगा। इस भीड़ में पुजारी भी था और उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसे कुछ इशारों में कहना चाह रही थी। तो पुजारी ने चुपके से गगन की छोटी बेटी को अपने पास बुलाया। उसने उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम कुछ कहना चाहती हो? उस छोटी बच्ची ने अपने पिता की तरफ देखा, गगन की तरफ देखा। तो पुजारी समझ गया। पुजारी ने उस बच्ची से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताओ तुम क्या बोलना चाहती हो। गगन ने सब कुछ देखकर इस बात को टालने की कोशिश करी, लेकिन पुजारी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। उसने फिर से छोटी बच्ची से पूछा, तुम क्या बताना चाहती हो बेटी, मुझे बोलो। तो उस समय तो अपने पिता के डर से वो छोटी बच्ची वहां से भाग गई थी। लेकिन कुछ आधे घंटे 1 घंटे बाद जब वहां भीड़ छटनी शुरू हो गई थी और गगन वहां नहीं था, तो वो छोटी बच्ची पुजारी के पास गई और उसने सब कुछ पुजारी को बता दिया। वहां पर और लोग भी थे और जो भी उन्होंने सुना उसे सुनकर उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच है। छोटी बच्ची के अकॉर्डिंग उसके पापा अपनी आर्मी के ड्यूटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनका बिल्कुल भी मन नहीं था गांव में शिफ्ट होने का। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, तब से उन्होंने ये सोच लिया था कि वो यहां आकर अपने पिताजी की बची हुई जमीन को हड़प लेंगे। मैंने तुमसे कहा था कहानी की शुरुआत में कि पिताजी के 2 बेटे थे और गगन उनका छोटा बेटा था। तो गगन के पिताजी और इन बच्चियों के दादाजी, उन्होंने अपनी ज्यादातर जमीन अपने बड़े बेटे सुशील को दे दी थी, जिसकी वजह से गगन को अपने ही पिताजी से नफरत होने लगी थी। उसे जमीन की लालच थी, जो हम अक्सर फैमिलीज में देखते ही हैं कि कैसे एक परिवार, एक बेटा इनहेरिटेंस के लिए झगड़े कर देते हैं, आपस में लड़ाई कर लेते हैं और कुछ भी पैतरे इस्तेमाल करते हैं उस जमीन को पाने के लिए। इसीलिए गगन गांव वापस आया था। उसने सोचा कि अगर मैं आखिरी पलों में अपने पिताजी के पास रहूंगा तो शायद उनका मन चेंज हो जाएगा। पर उसकी बदकिस्मती कह लो या फिर उसके बड़े भाई सुशील की खुशकिस्मती, उसके पिताजी ने अपना माइंड चेंज नहीं करा। पर सुशील को कुछ भनक लग चुकी थी कि गगन के इरादे सही नहीं है। इसीलिए सुशील ने अपने बाठे में से एक खेत गगन को दे दिया था, जिसे पाकर गगन को और भी चिढ़ हो गई थी। उसे लगा कि मेरा भाई मुझे भीख दे रहा है और अब वो अपने परिवार की तरफ और भी ज्यादा रिजेंटफुल हो गया था। पर यह सब तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद जो बच्चे ने बताया वो और भी ज्यादा शॉकिंग था। बच्ची ने कहा कि उसकी माँ का खून हुआ था। उस छोटी बच्ची ने कहा कि उसकी दादी और मम्मी का एक्सीडेंट नहीं बल्कि खून हुआ था और उसका खूनी और कोई नहीं बल्कि खुद उसके डैड थे। ये सुन के गांव के लोगों ने गगन को पकड़ लिया ताकि वो कहीं भाग ना पाए। अब ये तो पता चल गया था कि गगन ने ही अपनी माँ और बीवी का कत्ल किया था, लेकिन उसने ऐसा करा क्यों? आखिर जिस बीवी से वो इतना प्यार करता था, भला वो उसे क्यों मारेगा? इसका पता लगाने के लिए पुजारी ने बड़ी बेटी के ऊपर फिर से झाड़ फूंक किया और चिल्ला के उन्होंने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या करने आई है, उसका मकसद क्या है, उसके साथ क्या हुआ था भला। बड़ी बेटी के अंदर असल में उसकी माँ मधु का घोष था। उसने बताया कि सुबह वो अपनी सास के साथ कुलदेवी के मंदिर जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें गगन दिखा। गगन बड़े ही गुस्से में लग रहा था। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे वापस से एक और लड़की हो। तेरी कोख में अगर लड़की हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गगन की माँ उस समय वही थी और अपने बेटे को इस रूप में देख के वो एकदम शॉक में थी कि आखिर मेरा बेटा ऐसा कैसे बोल सकता है, जबकि उसकी ऑलरेडी 2 बेटियां हैं और वो तो उनसे इतना प्यार करता है।
बट टर्न्स आउट कि गगन को लड़की कभी चाहिए ही नहीं थी। वो हमेशा से अपने बेटियों से नफरत करता था। गगन को एक बेटा चाहिए था, उसकी तरह एक बेटा जो फौज में जाए, जिसके थ्रू गगन अपने शौक पूरे कर सके, जो एकदम उसी की तरह हो। बस गगन अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा के रख रहा था। गगन अपनी बीवी पर बहुत चिल्ला रहा था, तो गगन की माँ ने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन अपनी माँ को साइड हटाने के लिए गगन ने उन्हें धक्का मारा और वो नीचे गिर गई, और नीचे गिरते ही उनकी मौत हो गई थी। ये देखकर मधु शॉक हो गई थी। वो रोने लगी और उसने गगन से कहा कि वो गांव में सबको बता देगी कि उसने ही अपनी माँ का खून किया है। तभी गगन ने गुस्से में अपनी जेब से एक छुरी निकाली और अपनी बीवी की छाती पर मार दी, और फिर सेम अपनी माँ की तरह उसने अपनी बीवी को भी धक्का मारकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया, ताकि ऐसा लगे कि इन दोनों का पैर फिसल के मौत हो गई थी। अब क्योंकि ये इतनी स्कैरी सिचुएशन थी, इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक्सॉर्सिज्म चल रहा है, झाड़ फूक चल रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल बी स्कैर्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। और इसी चीज का फायदा उठाकर गगन वहां से भाग गया। लोगों ने उसका पीछा करना स्टार्ट करा और गगन वहां से भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर फिसला और वो सेम स्पॉट से गिरा जहां पर उसकी माँ और बेबी मरी थी। बट गगन मरा नहीं, वो सिर्फ फिसल के नीचे गिरा और उसके कुछ चोटें आई। गांव वालों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। ऑब्वियस सी बात थी कि पुलिस गगन को एक भूत की कहानी की वजह से अंदर नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे जेल में बंद रखा कुछ टाइम के लिए और उसके अगेंस्ट एक केस भी फाइल करा। गगन के जेल में बंद होने के बाद सुशील ने उनकी दोनों बेटियों को अपना लिया और अब उसकी बड़ी बेटी की तबीयत ठीक भी हो रही थी। और जिस टाइम पर गगन जेल से बाहर निकलने वाला था, उसी टाइम पर गगन के भाई सुशील ने उन दोनों बेटियों की कस्टडी ले ली, ये प्रूव करके कि गगन अपनी बेटियों को पालने के लिए फिट नहीं है। सो थैंकफुली देयर डॉटर्स दे हैड अ बेटर एंडिंग देन देयर मॉम एंड ग्रैंडमा। जब भी हम गांव की बातें करते हैं या फिर गांव के भूतिया बातें करते हैं या फिर किसी भूत की बातें करते हैं, तो इस सारा झाड़ फूक, पूजा, एक्सॉर्सिज्म सुनने में असली नहीं लगता। लेकिन जिन्होंने भी ये चीज़ देखी है, जो भी पहाड़ी लोग ये कहानी सुन रहे हैं, आई एम श्योर दे कैन रिलेट टू दिस थिंग एंड हाउ टेरिफाइंग दैट स्टेयर इज इफ यू एवर लुक्ड इनटू देयर आईज। जैसा कि मैंने तुम्हें स्टोरी में भी कहा कि मैंने जो ये मसान की पूजा होती है अपने आंखों के सामने देखी है होते हुए, एंड इट रियली इज वेरी स्कैरी जब किसी आदमी के अंदर से कोई आत्मा निकल रही होती है वो देखते हुए। सो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि किसी मसान का लग रहा किसी आदमी पे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग थिंग। एंड अगेन गाइस, अगर आपको अपनी स्टोरीज मुझे भेजनी है तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, आप वहां पर मुझे अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। एंड विद दैट आई होप यू गाइज आर हेल्दी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।